नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। प्रोग्राम के सेगमेंट को लेकर मैं हूं आपके साथ वृंदा प्रधान अजमेरा। स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी के बेहद पसंदीदा प्रोग्राम में। हम आपको बता दें कि हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है वो बेहद खास है, क्योंकि आज कार्यक्रम में जो बातें हम आपसे करने वाले हैं वो बातें सिर्फ आपसे जुड़ी हुई बातें ही हैं। तो आप सबसे पहले हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। वैसे तो आप हमारा टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, पर फिर भी एक बार आपको हम फिर अपना टेलीफोन नंबर बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0755-266-0049। साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर जिसका उपयोग करके भी आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मन की जिज्ञासाओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो हमने आपको हमारा टोल फ्री नंबर भी बता दिया है और हमारा मोबाइल नंबर भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। तो इन नंबरों का, इन टोल फ्री नंबर का और हमारे लैंडलाइन नंबर का उपयोग आप जरूर करें, हमसे जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, जिनका हम परिचय आपसे करा दें। प्रीति श्रीवास्तव जी, सलाहकार हैं आप, आहार विशेषज्ञ हैं और आज 2 काबिल बेटियों की मां हैं। आज पूरी बेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बेटियों से जुड़ी हुई बातचीत हम आपसे करेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत खास विषय है। इस विषय से जुड़ी हुई बातें और कैसे बेटियों को सुरक्षित रखें, कैसे बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, इस विषय से संबंधित बातें हम प्रीति श्रीवास्तव जी से करेंगे। एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम उनका भी परिचय आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश। डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। और आज आपसे हम बात करेंगे पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू करने की, इस विषय से संबंधित ढेर सारी बातें होंगी। और उससे पहले कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, चर्चा को विस्तार दें, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की तिथि क्या है। तिथि पर नजर डालते हैं। हम आपको बता दें कि आज है विक्रम संवत 2079, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। 8 अगस्त का दिन है, आज सोमवार है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना, ढेर सारी ऊर्जा आपके दिन में शुमार रहे, इस तरह की शुभकामनाएं आपके लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का विचार। आज का विचार, जी हाँ, एक विचार निश्चित ही बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारा बदलाव ला सकता है। और ये विचार महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। जी हाँ, भारत में महिलाएं स्वतंत्र हों, महफूज हों, उसके लिए हमारी सरकार लगातार कृत संकल्पित है, प्रयासरत है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ही सपना है कि भारत में बेटियां शिक्षित हों, आगे बढ़ें। और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या संदेश हमें दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, मैं अपने प्रोड्यूसर श्री शिवराम से रावत जी से अनुरोध करूंगी कि ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का हम तक पहुंचाएं। पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? यह हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो बहू भी पढ़ी लिखी मिले, ये अपेक्षा करना अपने आप के साथ अन्याय है। और इसलिए माइयों बहनों, मैं आज आपके बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आया, एक दर्द लेकर के आया। जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे तो कहते थे
यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत सीता कथालोके तावत जीवेतु बालिका। हमारे शास्त्र कहते थे जब तक गंगा का नाम है, जब तक कुरुक्षेत्र की याद है, जब तक हिमालय है, जब तक कथाओं में सीता का नाम है, तब तक हे बालिका तुम्हारा जीवन अमर रहे, ये आशीर्वाद इस धरती पर दिए जाते हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश का बेहद खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। नमस्कार एमपी कार्यक्रम को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो संदेश हमें दे रहे थे, उस संदेश को हम सबने सुना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महत्ता को समझाते हुए एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम तक पहुंचाया। और कहते भी हैं कि नारी के बिना नहीं कल्पना संसार की, नारी के बिना नहीं कल्पना संसार की, राम कृष्ण गौतम महावीर के अवतार की, राम कृष्ण गौतम महावीर के अवतार की। पुत्री भगनी पत्नी तो जननी किसी की है तू, पुत्री पत्नी भगनी तो जननी किसी की है तू। हे नारी तू ही तो है संचालक परिवार की, हे नारी तू ही तो है संचालक परिवार की। जी हाँ, एक नारी बहुत सारी भूमिकाएं अदा करती है, पुत्री भगनी पत्नी बेटी बनकर न जाने कितने सारे कार्यों को बखूबी पूरा करती है। तो जरूरी हो जाता है कि बेटियों को सुरक्षित रखें, बेटियों को दुनिया में लाएं, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में प्रीति श्रीवास्तव जी हैं। आप दो काबिल बेटियों की मां हैं। तो प्रीति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो आज हम डिस्कशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्यों जरूरत आ पड़ी इस विषय पे आज बात करने की हमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा है विंदर जी आपने। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भले हम 20वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन अभी हमारी सोच जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि हमें एक बेटा होना चाहिए, एक बेटी होनी है तो ठीक है चलेगा, नहीं तो बेटा तो होना ही चाहिए क्योंकि वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। बट हमें इसी सोच को यहाँ पर बदलने की बहुत ज़रूरत है कि बेटी कुछ ऐसा नहीं है जो बेटी नहीं कर सकती और बेटे कर सकते हैं, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। आज जो बेटे कर सकते हैं वही बेटियाँ भी कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, सबका नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रीति जी। वक्त है बदलाव का, बदलाव की बयार चल रही है, लगातार नित नए नए परिवर्तन बदलाव को अपने आसपास हम महसूस कर रहे हैं। जरूरत है, समय है अपने आप को बदलने की, अपने विचारों को बदलने की। यदि अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन हम लाएंगे ना, तो निश्चित ही अपने आसपास बहुत कुछ बदलता हुआ और नया होता हुआ हम पाएंगे। तो हम सबको जरूरत है अपनी बेटियों को शिक्षित करने की, बेटियों को बचाने की, उन्हें पढ़ाने की। और इसके पहले कि हम कार्यक्रम को विस्तार दें, हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन तक हम पहुंचेंगे। मैडम आपसे हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी हमारे साथ हैं, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश शासन। मैडम, आज एक और विषय जिस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो ये पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। विंदर जी, अगर इसका हिंदी रूपांतर आप समझे, पीसीपीएनडीटी थोड़ा सा कठिन अंग्रेजी में क्लिष्ट हो जाता है, तो हिंदी में इस अधिनियम का नाम है गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम जी। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि गर्भधारण पूर्व यानी गर्भ में शिशु आए उससे पूर्व अगर हम लिंग पता कर रहे हैं गर्भस्थ शिशु का, या उसे जानते हुए हम गर्भ में ला रहे हैं, या फिर गर्भधारण के पश्चात अगर हम उसमें उसका लिंग पता करके और हम सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस या सिर्फ पुत्रों को पैदा करने की चाह में बालिकाओं को इस दुनिया में नहीं आने देते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया। 2003 में इसको भारत सरकार ने अधिसूचित किया और तब से ये भारतवर्ष में लागू है और मध्य प्रदेश में भी इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी। हमारे जो दर्शक नहीं जानते थे इस एक्ट के बारे में, उन्हें भी अब पता चल ही गया होगा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट बेसिकली है क्या।
अब बात यहाँ आती है कि पीसीपी एनडीटी एक्ट, इसे बनाने की क्या जरूरत आ गई, इसे हमें हमारे प्रदेश में या पूरे भारत में इसे लागू करने के इस अधिनियम को क्या जरूरत आ पड़ी? वृंदा जी, हमारा देश जो है, हमारे देश का जो समाज है, ये पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर जन्मों से, या हम पुराणों में भी देखें और वैदिक काल से भी देखें, एक चाह है कि पुत्र जो है हमारे वंश को आगे ले जाएंगे, जैसा कि प्रीति जी ने भी कहा। तो ये जो पुत्र की जो चाह है, ये समाज में जो रची बसी है उसको जन्म देती है कि बालिकाओं का गर्भ से ही उपेक्षा पूर्ण रवैया हो, और उसके बाद जब वो जन्म ले लें उसके बाद भी उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो, चाहे पोषण की बात हो या शिक्षा की बात हो, हर तरफ हमें जो है भेदभाव पूर्ण रवैया दिखाई देने लगा हमारे समाज में। और उसके चलते कुछ स्थिति ऐसी विकट बनी कि यौन जनित जो हिंसा है, लैंगिक अपराध है, इसमें हमें इजाफा दिखा, वृद्धि दिखी। और तब हमने गौर किया कि जो है समाज में जो एक संतुलित लिंगानुपात होना चाहिए 1:1 का, और वो लिंगानुपात जो है वो डिस्टर्ब हुआ, उसमें घटता क्रम हमें दिखाई दिया। और कुछ 2003 में इस तरीके का सिचुएशन हुआ देश में कि 1000 बालकों में केवल लगभग 800 बेटियां हमारे देश में पैदा होने लगी। तो सरकार ने इस पर गौर किया और इसको समाज के जो एक सामाजिक आर्किटेक्चर है उसको ठीक करने की दृष्टि से इस अधिनियम को अधिसूचित किया गया। जी, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी हमें डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। और इसके बाद में कि हम आपसे और चर्चा करें और बातचीत करें कि पीसीपी एनडीटी एक्ट की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में और हम विस्तार से समझें, हम प्रीति जी की ओर रुख करेंगे। प्रीति जी, समय बदल गया है, बहुत कुछ नया बदलता हुआ हम अपने आसपास देख रहे हैं। बेटियों की यदि हम बात करें तो बेटियां हर एक चुनौती को एक्सेप्ट कर रही हैं, हर एक चुनौती को एक्सेप्ट कर रही हैं, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रही है आज की बेटी, आज की नारी। आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की नारियां ना कर रही हैं, चाहे वो सशस्त्र सीमा बल में जाने की बात हो, चाहे हम लड़ाकू विमान उड़ाने की बात करें, चाहे हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें। तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी ने शपथ ली है। यदि हम बात करें, वित्त मंत्रालय हमारा संभाल रही है निर्मला सीतारमण जी। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है कि घर के साथ साथ इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को हमारी भारत की नारी स्वीकार रही हैं और कर रही हैं बखूबी। उसके बाद भी अभी कुछ लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं अभी भी हैं, जैसा कि समझ में आता है कि बेटियों को पैदा नहीं करना, बेटियां अभिशाप है। तो सर एक मिनट हम आपसे बात करें उसके पहले हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, बाराबंकी से नंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सर, मैं नंद से मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ, इसको कानून तो बना है, लेकिन समाज के लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है इन्हें बढ़ चढ़ करके भाग लें। जी नंद स्वरूप जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने रखा है अभी। और यहाँ पर हमारे संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी जी हैं। आपके लिए ये प्रश्न था कि चूंकि कानून तो बन चुका है कि भ्रूण हत्या नहीं करवानी है, फीमेल इन्फेंट किलिंग के ऊपर पीसीपी एनडीटी एक्ट बन गया है, पर कड़ाई से अभी भी लागू नहीं हो पा रहा है। यत्र तत्र हमें देखने को मिल रही है कई तरह की बातें कि बेटियों को अभी भी कोख में मारा जा रहा है या बहुत सारी चीजें। तो इसके बारे में आप क्या कहें? जैसा कि विदित है कि ये जो अधिनियम है ये एक त्रिकोणीय तंत्र के ऊपर ये इसका धरोहर है, इसका आधार है। समाज है इसमें सबसे पहले, फिर चिकित्सक है और तकनीक का दुरुपयोग है। तो मैं ये कहूँगी कि शासन इसको कड़ाई से क्रियान्वित करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जागरूक नागरिक हमारे साथ आएँ, शासन का सहयोग करें। यदि आपको पता चले कि कहीं पे लिंग चयन हो रहा है, तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप शासन को बताएं। और आप अपने ज़िले में जो भी जिला समुचित प्राधिकारी इस एक्ट के तहत मनोनीत हैं, उनसे आप अपनी लिखित शिकायत भी करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुनवाई जिला स्तर पर नहीं हो रही है, तो आप राज्य स्तर पर भी जो आपके राज्य समुचित प्राधिकारी हैं
उनसे आप अपनी बात रख सकते हैं और हम ज़रूर इस पर गौर करेंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जी, तो आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत अच्छे से बताया, पर समाज की क्या भूमिका हो सकती है, ये भी हम अपना प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। समाज की भूमिका इसमें बहुत अहम है वृंदा जी। उसमें समाज जो है चिकित्सक शासन के बीच की एक अहम पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर उन्हें पता चलता है कि उनके अड़ोस पड़ोस या परिवार में, दोस्त में कहीं पे भी इस तरह की चाह रखने वाले कुछ लोग हैं जिनमें बालिकाएं हैं, जी। और वो चाहते हैं कि हमारा जो अगली संतान हो वो पुत्र ही हो और इसके लिए वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें सजग रहना और अपने दायित्वों को, सामाजिक दायित्व को पूरा करने की बहुत अहम भूमिका मुझे लगती है कि समाज की है। यानी हमें जागरूक होने की जरूरत है और अपने इस जो विचार हैं उनको खत्म करने की जरूरत है, जो इस तरह की हमारी सोच है। और इसके पहले की बातें हम आगे बढ़ाएं, हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, क्योंकि विषय है ही इतना महत्वपूर्ण कि लगातार कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न रखें। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए उतने सार्थक प्रयास तो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? ऐसे कौन से प्रयत्न हो सकते हैं? कुछ गैर सरकारी, कुछ सरकारी संस्थाएं आगे आए इस विषय में कि लोगों में जागरूकता फैले और ग्रामीण क्षेत्र में जो धारणाएं हैं कि बेटी को पढ़ाते नहीं है वो बदल जाए और उनको बेटी का संरक्षण सही रूप से हो सके। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम चाहेंगे आप अपना नाम जरूर बताएं। मैं ऋषि मोहन श्रीवास्तव ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैं एक राइटर भी हूँ। ऋषि मोहन जी। जी हाँ, मैं लेखक भी हूँ एक। जी बहुत जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया, और चूंकि विषय बहुत हमारा संवेदनशील है, उस विषय से संबंधित प्रश्न आपने रखा, तो हम चाहेंगे कि इनके प्रश्न का। जी जैसा आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा कैंपेन है वो जुड़ा हुआ है टोटल लिटरेसी कैंपेन के साथ, सूचना एवं प्रसार के साथ। हाँ, ज़रूर ये है कि ग्रामीण स्तर तक, जैसे आपने कहा कि ये इसका अभी तक जो है हमारी पहुंच उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। अभी तक हम जो है हमारे ग्रामीण आम जन जो अंतिम कड़ी है समाज के, वहाँ तक शायद ये संदेश बहुत अच्छे से नहीं पहुँचा है। तो अब शासन ये कर रही है कि जो हमारे AAA वर्कर्स हैं, जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, आशा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या ANM है, ये समाज के साथ जुड़ी हुई हमारी प्रथम कड़ी होती है जो स्वास्थ्य सेवा की प्रदायगी करती है और सूचना तंत्र का भी काम करती है, पॉजिटिव मैसेजिंग करती है समाज के साथ। तो इनका हम सेंसिटाइजेशन करके हम और प्रयास कर रहे हैं कि समाज तक ये जो हमारी पितृसत्तात्मक सोच है इसमें बदलाव लाने की हम प्रयास कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा उत्तर अभी आपने दिया, और इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को विस्तार दें, आगे बात करें कि PCPNDT एक्ट क्या है, उसके उल्लंघन के बाद में क्या उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या सजा हो सकती हैं, या PCPNDT एक्ट का कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो क्या किसी व्यक्ति को पुरस्कार का भी प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति इसकी जानकारी देता है। इस तरह की तमाम बातें हम करेंगे। उसके पहले क्यों ना एक छोटा सा मैडम ब्रेक ले लिया जाए, जल्द वापस लौटेंगे। नारी शक्ति की बात आज हर जगह की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी नींव हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व रखी जा चुकी थी। स्वराज सीरियल भारतीय इतिहास के कई अनसुने और अनदेखे पहलुओं को उजागर करेगा। इसमें 15वीं सदी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की गाथा को दर्शाया गया है। विशेष तौर पर ऐसे गुमनाम नायिकाओं की कहानियां जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। अब इन पुर्तगालियों को एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बनकर दिखाएंगे। 14 अगस्त से दूरदर्शन पर शुरू हो रहे स्वराज का
शुक्रवार को शुभारंभ और स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। यही है आपके मित्र। रानी बक्का, जैसा आप समझ ली वैसा तो कुछ भी नहीं है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के इतिहास की खुले दिल से तारीफ की। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो लोग जुड़े रहे हैं वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से ज्यादा कौन जान सकता है, इसलिए यह धारावाहिक आने वाली पीढ़ियों को महान नायकों से परिचय करवाने का काम करेगा। आज मेरा दिल इसलिए भी आनंद से भर उठा है क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत और आजादी की गौरव गाथाओं से सजा हुआ एक ऐसा धारावाहिक हम आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाम भी स्वराज है और स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से बढ़कर कौन जानता है। और जिस स्वराज की बात आजादी से पहले की गई थी, आजादी के बाद आज की पीढ़ी भी स्वराज की कल्पना क्या थी और स्वराज से जुड़े हुए नायकों की कहानियों को भी जान सके और जिन नायकों की वजह से सपना साकार हुआ उन्हें नमन करना, उनका सम्मान करना ये भी जरूरी था। और आज की पीढ़ियों को उनकी कहानियों से परिचित कराया जाना ये स्वराज के माध्यम से हम करेंगे। कार्यक्रम में सीईओ प्रसार भारती ने कहा कि राष्ट्र आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम की कुछ सुनी और अनसुनी कहानियां दिखाई जाएंगी। यह कार्यक्रम 14 अगस्त से दूरदर्शन नेशनल पर प्रारंभ होगा, रात्रि में 9 से 10 बजे तक, और उसके अगले हफ्ते में यह जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है पूरे राष्ट्र में इसका प्रसारण किया जाएगा। सर हम लोग प्रसार भारती में लोक प्रसारक के नाते सर हम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर हम सत्यम शिवम सुंदरम की मूल भावना को आत्मसात करते हैं। सर एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, आनो भद्र कर्तव्यो यंतु विश्वता, महान विचार हमारे पास हर दिशा से आए। सर लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इस पर हम विश्वास करते हैं। स्वराज कोई सामान्य सीरियल नहीं है, ये एक गौरव का दर्शन है। इस सीरियल को गहन शोध के साथ बनाया गया है जो हमारी सांझी विरासत को दर्शाता है। कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप, मैं हूं वृंदा आपके साथ। हम आपको बता दें कि आजादी का 75वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। दिव्य विजय की हुई घोषणा, गूंज उठा जिससे जग सारा, है स्वतंत्र हम भारतवासी, भारतवर्ष स्वतंत्र हमारा। जी हाँ, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र वसुधा पर हम सांस ले रहे हैं और आजादी का 75वीं वर्षगांठ का जश्न हम मना रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमसे आह्वान कर रहे हैं कि हर घर झंडा हो। 13 से 15 अगस्त तक हम सभी अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। तो मैं तो अपने घर में तिरंगा झंडा फहरा रही हूं। क्या आप सभी भी तैयार हैं तिरंगा झंडा फहराने के लिए? तो तैयार हो जाएं। इस बार हम सभी को मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है इस घर घर झंडा हर घर झंडा अभियान में, और तिरंगा झंडे को अपने घर में हमें लहराना है, फहराना है। भारत की आन बान शान का प्रतीक
हमारा अभिमान, हमारा तिरंगा जरूर फहराएं 13 से 15 अगस्त तक। वापस लौटेंगे और हम बात कर रहे हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। आपने हमारा टेलीफोन नंबर जरूर नोट किया होगा। यदि आपको नहीं आपने नोट किया तो हम एक बार फिर आपको बता दें, हमारा नंबर है 0755 266 0049। साथ ही टोल फ्री नंबर का उपयोग करके भी आप हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हमारे विषय विशेषज्ञों से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 1800 233 0040। तो जल्दी से हमारे इस नंबर का उपयोग करें, हमसे जुड़ें, अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं हमारे विषय विशेषज्ञों तक जरूर पहुंचाएं। मैडम प्रज्ञा, हम आप तक फिर लौटेंगे और अब हम आपसे जो बात जानना चाह रहे हैं वो यही है कि लिंग चयन की यदि हम बात करते हैं तो लिंग चयन करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं? देखिए, लिंग चयन के लिए जो तकनीक विज्ञान में उन्नत टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने आई है, उसका उद्देश्य या ध्येय ये कतई नहीं था कि गर्भस्थ शिशु का लिंग हम पता करें। उसका इंटेंशन बहुत ही अच्छा था। जो गर्भ में पल रहे शिशु में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो लिंग से जुड़ी बीमारियां होती हैं, उसको पता करने के लिए ये तकनीक का विकास किया गया था। और आप जानते ही होंगे कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस जो है एक नया आयाम है, जिसमें हम गर्भस्थ शिशु में ऐसे वंशानुगत जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, हंटिंगटन स्कोरिया है, शिजोफ्रेनिया है और एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड जो डिजीज़ेस हैं, उसका हम पता करने के लिए ये तकनीक जो है ये आई थी। पर उसका दुरुपयोग होने लगा हमारे पितृसत्तात्मक सोसाइटी में, जो हम केवल बालिकाओं को पैदा न करके पुत्र को पैदा करें, इस तरीके का जो सोच समाज के मन में आया। और इसमें कुछ चिकित्सक भी जुड़ गए, मतलब अपने चिकित्सकीय व्यवसाय के विरुद्ध जाकर उन्होंने इस तकनीक का दुरुपयोग किया। और इसी के चलते जो है हमारी जो लिंगानुपात में हमारी घटता क्रम हमें दिखाई दिया, वो एक समस्या है। बीच में रुकना चाहूंगी आपको और मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या लगता है कि ये जो हमारी बेटियां हैं उनका रेशियो जो कम होता जा रहा है, क्या उसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार हैं या कहीं ना कहीं महिलाओं की भी उसमें भूमिका है? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर के भागीदार हैं, पुरुष भी महिला भी। और जो पारिवारिक स्टेक होल्डर्स हैं, मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, दोस्त है, परिवार हैं, आस पड़ोस है, पियर्स हैं, ये सभी जो है एक मिला जुला एक इनकी भूमिका रहती है। और उसमें महिला की अहम भूमिका इस तरीके से हो जाती है कि वो जो मौन स्वीकृति एक दे देती है लिंग चयन के लिए और अपने पैर खींच लेती है। वृंदा जी, मैं एक महिला होते हुए ये कभी नहीं मान सकती कि गर्भस्थ शिशु को मां गिराने के लिए जो है खुद पहल करती हो, क्योंकि उसे मैडम तो यहाँ आपको रोकेंगे, हम चलेंगे प्रीति जी की ओर। प्रीति जी, देखिए कई बार ऐसे परिदृश्य हमारे सामने आते हैं कि मां की स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर होता है, आजू बाजू के लोग, रिश्तेदार, समाज का प्रेशर रहता है, नहीं चाहते यदि पता चले कि गर्भ में जो पल रहा है भ्रूण फीटस जो है वो फीमेल है, तो कई बार इस तरह का दबाव उस पर बनाया जाता है कि उसे अबॉर्ट कराना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके कारण एक माँ जो ना चाहते हुए भी उसे तैयार होना पड़ता है कि अपनी जो भ्रूण है, जो कन्या कोख में पल रही है, उसको हमें अबॉर्ट कराने की स्थितियां नौबत हो जाए? तो आप क्या जिम्मेदार मानती हैं, क्या उन परिस्थितियों को? देखिए, ऐसा है कि विंदा जी, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब जो लेडी है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है और उसको इतना प्रेशराइज शायद कर दिया जाता है कि वो फिर बोलती ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो यही है ना कि जब एक औरत ही नहीं समझ पा रही कि भाई मुझे कैसा, अंदर से जो बेबी है वो मेल है फीमेल है, लेकिन बेबी तो है, जब वो नहीं वो स्वीकार रही है और वो उनकी बात मान रही है, तो सबसे पहले तो वही गलत है, उसे ही बदलना पड़ेगा, उसको ही सोच अपनी बदलनी पड़ेगी कि मुझे
आगे अपना बेबी लाना है, यानी दृढ़ता से प्रतिकार करना हमें मुझे आना पड़ेगा। हाँ। आपको ये नहीं है कि आपको पूरी फैमिली दबा ली तो आप दब गए जी, पहले आपको अपना विचार रखना आना पड़ेगा। इसी के लिए ये योजना जो चालू की गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसे इतना एजुकेट करो कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। बिल्कुल, यानी यहाँ पर जो आप बात कहना चाह रही हैं वो वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज हमारा विषय है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रीति जी हमारे साथ में है। तो प्रीति जी, महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तो महिला शिक्षा की यदि हम बात करें कि अपनी बेटियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बेटियों को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज बेटियां भी वही लेवल पर हैं, मतलब जो लोगों की सोच है कि बेटा तो हमारा आगे बढ़ जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वो घर पर रहेगा, बट बेटी तो है वो तो शादी करके चले जाएंगे, करेगा, हाँ, बिल्कुल हमारे कुल को आगे ले जाएगा। जी, बिल्कुल जी। तो लेकिन बेटियों का ऐसा मानना है उनका कि भाई बेटी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, बट वही सोच आपको बदलनी होगी कि भाई बेटा भी उतना ही आपके पास होकर भी नहीं रहता है। अगर शादी हो गई है और वो चला गया है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब आज वो दौर है, आज वो समय है कि जब नौकरी के लिए भी कई बार इंसान को बाहर जाना होता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना होता है, तो बेटियां भी जाती हैं, बेटे भी जाते हैं। तो आज वो समय है कि जब न सिर्फ बेटे घर से बाहर हैं, बेटियां भी जा रही हैं, तो फिर हम क्यों इतना उनमें भेदभाव करें? तो यहाँ जरूरत हो जाती है हम सबकी सोच को विकसित करने की, अपनी सोच को हम मैं इस पर बदलें। एक चीज कहना चाहती हूँ कि भाई बेटा शादी के बाद भी पास होता है, बेटी शादी करके दूर होती है, ठीक है, बट वो माँ बाप से तब भी जुड़ी रहती है इमोशनली। मतलब मैं कुछ 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि बेटा आंखों के पास है, बेटी आंखों से दूर है, बेटा आंखों के पास है, बेटी आंखों से दूर है, बेटा हीरा है पर बेटियां कोहिनूर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही है यहाँ पर। तो मुझे तो यही लगता है कि यदि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में हमारे विचारों को हमें थोड़ा सा महिला को ही चेंज होना पड़ेगा। मैडम, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे अपने चारों ओर जो चीज दिखाई देती है, मुझे लगता है कि यदि महिलाएं बेटी में बहू में फर्क करना यदि छोड़ देंगी तो भी शायद जो माँ है, माँ की जो झिझक है बेटी पैदा करने की, वो शायद दूर हो। बिल्कुल, क्योंकि आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा आप अपने इन लॉज के नजदीक रहते हैं, क्योंकि आप तो अपना घर छोड़ के आ गए हैं जी, तो आप अपने जो इन लॉज हैं उनसे आप सबसे ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं। तो अगर एक महिला ही महिला के दर्द को नहीं जान पाएगी तो आगे वो कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो एक महिला की ही सोच को बदलने की जरूरत है कि वो बदले, अपने घर परिवार में बदले, तभी वो आगे बेटियों को शिक्षित कर पाएंगे। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ना पहुंची हो। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, सबसे ज्यादा जो पदक है वो लेकर आ रही है हमारी बेटियां। हमारी महिलाएं जो है अंतरिक्ष की सीमाओं पे जा रही हैं, ऊंचाइयों को छू रही हैं, राष्ट्रपति जैसे पद को सुशोभित कर रही हैं। कल्पना चावला हमारी अंतरिक्ष पर गई थी। तो भारत की बेटियां, सुनीता विलियम्स, पीटी उषा और तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनसे हम ये चीज अपनी रख सकते हैं कि बेटियां आज एक मजबूत स्तंभ बन चुकी हैं। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, घर के साथ साथ, घर परिवार के साथ साथ आज वो अपने कार्य स्थल पर, वर्क प्लेस जो है वहां भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। पर यदि हम अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित करें और अपनी बहू और बेटी में अंतर करना भी यदि हम बंद कर दें तो मुझे लगता है कि शायद एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। मैडम, आप तक हम पहुंचेंगे, प्रज्ञा मैडम, और आप PCPNDT एक्ट के बारे में हम बात करें उसके पहले हम ये चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि महिलाओं की सोच को कुछ बदलने की जरूरत है अभी? बिल्कुल, बेटियों के बारे में जी। बिल्कुल, जब तक महिलाएं अपनी सोच नहीं बदलेंगी तब तक ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा पुरुषों के हाथ में रहेगा। तो उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, अपनी बात कहना ही होगा और अपने कोख में पल रहे शिशु को संपूर्ण विकास और सर्वांगीण जो उसके लिए बेहतर माहौल है वो देने के लिए अपने आप को तैयार करना ही होगा। बिल्कुल, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सोच बदलें और महिलाएं जो है वो अपनी बात बिल्कुल दृढ़ता के साथ रख सकें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम शिक्षित होंगे। यदि हम अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, यदि उसे हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, यदि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, तो शायद वो अपनी बात को बहुत अच्छे से समाज के सामने, लोगों के सामने रख सकती हैं। मैडम, आप क्या सोचती हैं प्रीति जी इस बारे में?
बिल्कुल मैम, मैं भी यही सोचती हूँ कि आज बेटियां अगर पढ़ लिख रही हैं, एजुकेट हो रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उनका मतलब एक लेवल पे पहुंच गई हैं, वो कुछ बन गई हैं, तो वो बिल्कुल किसी से नहीं दबेंगी। उनको ये कोई भी मतलब वो मेल डोमिनेंस जो होता है वो चीज़ नहीं रहेगी, और वो अपनी बात कह सकती हैं, अपनी विचार व्यक्त कर सकती हैं कि नहीं मुझे ये डिसीज़न करना है। जिस तरह से मैम बता रहे हैं कि भाई लोग बेटियों को भ्रूण में ही उनका वो कर देते हैं, तो उनको वो सोच उनको बदलनी ही पड़ेगी, और वो खुद एक महिला ही कर सकती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रीति जी, कि यदि हमने अपने विचारों को नहीं बदला तो हम एक जो व्यापक बदलाव है, व्यापक परिवर्तन उसको नहीं ला सकते। तो बेटियों को खूब पढ़ाइए, काबिल बनाइए, ताकि हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ सके और आसमान की ऊंचाइयों को तय कर सके। इसके पहले कि हम बातों के क्रम को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मनोरंजन कुछ हो जाए। मैडम क्या सोचते हैं? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चलिए, मनोरंजन बहुत जरूरी है, तो आइए हम भी एक छोटा सा गीत देखना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रोड्यूसर श्री शिवराम रावत जी से कि एक गढ़वाली गीत है वो प्लीज आप। कन्या होंदी घर में खुशी, उत्सव मनावा, भाग जोग कन्या धन की लेखना मिटावा। की लेखना मिटावा, नौनियों की भ्रूण हत्या पाप ना कमावा, नौनियों की भ्रूण हत्या पाप ना कमावा। पत्नी बेटी माँ बहनी को फर्ज निभांदी, सतरूपा शक्ति की ज्योत इतना बुझावा, लिंग परीक्षण करी की गर्भ ना गिरावा, नौनियों की भ्रूण हत्या पाप ना कमावा, नौनियों की भ्रूण हत्या पाप ना कमावा। फर्क कर दनी जो वीछन महान, वीछन महान, वीछन महान। कन्या धन पराया चायु भरम भगावा, लाल सा पुत्र की छोड़ी की यूं तय पड़ावा, नौनियों की भ्रूण हत्या पाप ना कमावा, नौनियों की भ्रूण हत्या पाप ना कमावा। दर्द पीड़ा भय बाबू की नौनी समझौदी, सबसे पहली आज्ञाकारी नौनी होदी, नौनी ही होदी, नौनी ही होदी। चूल्हा चौका पढ़ लिख अग्न पहली नौनी, मान प्रतिष्ठा
दूरदर्शन मध्य प्रदेश का बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं वृंदा आपके साथ। आज हमारे साथ दो विषय विशेषज्ञ यहां पर मौजूद हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो बेटियों को बचाना और बेटियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सच है कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटों के लिए बहुत अच्छी बहू मिले ताकि हमारा घर परिवार सुरक्षित रह सके, संवर सके और एक अच्छा ऊंचाई तक पहुंच सके। तो कभी आपने सोचा है कि आप अपने बेटे के लिए अच्छी बहू तो चाहते हैं, पर यदि आपके घर में बेटी ही नहीं होगी तो अपने बेटों के लिए बहू कहां से लेकर आएंगे आप। यदि हम अपनी देश की बात करें, यदि हम राष्ट्र धर्म की बात करें, तो देखिए आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना ले रही हों। तो जरूरत है कि अपनी बेटियों के प्रति जो सोच है उसे हम बदलें और बेटियों को इस दुनिया में आने दें, उन्हें शिक्षित करें ताकि वो आगे बढ़ सके। मैडम, आपसे हम बात करेंगे कि क्या जरूरत है बेटियों की के लिए शिक्षित करने की, और बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें पोषण की यदि हम बात करें तो उन्हें पोषण किस तरह का दिया जाना चाहिए। देखिए वृंदा जी, शिक्षित तो हम जैसे बोल चुके हैं कि शिक्षित तो हमें करना ही करना है, बट शिक्षित से ये भी है कि हमें उनका पोषण का भी उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं सोच ऐसी रहती है कि लड़कियों के लिए ये नहीं होगा, चलेगा, बेटे को खिला देते हैं, या बेटियां काम में लगी हैं तो वो काम ही कर रही हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे वहाँ पे काम कर रही हैं बेटियां, तो वो खा नहीं रही हैं, सुबह से पूरा दिन हो गया है काम करते करते। तो बस हमें वो चीज़ों को रोकना है। जितना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन मेल के लिए उतना ही फीमेल के लिए भी, और उनके लिए ज़्यादा है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा हैं। तो हम उनका पोषण देखें तो उनका खान पान में अच्छी मात्रा में सब्जियां, दालें ये यूज़ करना चाहिए। उनको अच्छा कैल्शियम मिलना चाहिए, दूध दही इनका यूज़ करना चाहिए। जितना अच्छा न्यूट्रिशन हम अभी इस एज में, यंग एज में देंगे, उनको आगे लाइफ लॉन्ग वही फॉलो होगा। तभी उनकी हड्डियां सब चीज़ें मजबूत बनी रहेंगी, तब जब वो पोषण यहाँ इस अवस्था में अच्छा लेंगे। हाँ, आगे जाकर बेटियां माँ भी बनेंगी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बचपन से ही हम उनके खान पान पर ध्यान दें, अच्छा खान पान, पोषण युक्त भोजन उन्हें दें, ताकि वो आगे जाकर हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाए। जी मैडम, आपसे हम बात करेंगे, हम चाहेंगे कि ये शिशु लिंगानुपात क्या है और अभी क्या परिस्थिति है यदि हम प्रदेश स्तर पर बात करें शिशु लिंगानुपात। वृंदा जी, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। अगर हम नैसर्गिक प्रक्रिया की बात करें या नेचुरल प्रोसेसेस की बात करें तो 1000 बालकों पे लगभग 952 बेटियां पैदा होती हैं जब हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो भारतवर्ष में जो अभी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट आई है उसमें जो भारतवर्ष की स्थिति है वो NFHS 4 की तुलना में, जो कि 2015-16 में प्रतिवेदित हुई थी, उसमें 10 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है और ये 919 थी पहले देश में, अब ये बढ़कर 929 हुई है। यानी कि 1000 बालकों में केवल 929 बेटियां हमारे देश में पैदा हो रही हैं। वहीं अगर हम प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर तो हुई है, पर इसमें अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरे राज्यों से बेहतर, हरियाणा की यदि बात करें तो उससे बेहतर है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में अभी जो वर्तमान शिशु लिंगानुपात है वो 956 है, यानी 1000 बालकों में हमारे यहाँ अभी 956 बेटियां जन्म ले रही हैं। और कमज़ोर प्रदेश जो हमारे आस पड़ोस में हैं, वहाँ पर अगर हम स्थिति की तुलना करें तो राजस्थान में ये 891 है, हरियाणा 893 है। ये प्रदेश ज़्यादा मतलब यहाँ पर लिंग चयन संबंधी गतिविधियाँ हो रही हैं। और हमसे बेहतर प्रदेशों की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो हमसे बिल्कुल लगा हुआ है और जो प्रादेशिक और भौगोलिक स्थिति हमारे से तुलनीय है जिस राज्य की, वहाँ पर बेहतर स्थिति हमारे राज्य की तुलना में दिखती है। वहाँ पर जो लिंगानुपात है वर्तमान में वो 960 है। उत्तराखंड में 984 है। तो ये दो राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से बेहतर स्थिति में हैं, जहाँ पे बेटियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं बेटों की तुलना में।
और कुछ ज़िले हमारे विशेष हैं जहाँ पर हमें फोकस्ड काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लिंग चयन संबंधी गतिविधियाँ शायद ज़्यादा हो रही हैं, जहाँ समाज को आगे बढ़कर शासन का मददगार होना ज़्यादा अहम लगता है मुझे। ये ज़िले हैं दतिया, जहाँ पर वर्तमान लिंगानुपात केवल 658 है, यानी कि 1000 बेटों में केवल 658 बेटियां ही पैदा हो रही हैं दतिया में, सतना में। ऐसे ही कुछ जिले हैं, यानी इन जिलों में जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जहां हम महिलाओं की भूमिका की बात हम करते आए हैं इस कार्यक्रम के दौरान, मुझे लगता है कि इन जिलों में महिलाओं को सजग होना, आगे आना और सुदृढ़ होकर अपनी बात को समाज के सामने रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हमें इस बीमारी या इस समस्या को हमें जड़ से मिटाने की। मैडम बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर है, बाकी से और बेहतर करने की जरूरत है हमारे राज्य में भी। और हमारे राज्य और केंद्र की सरकारें तो पूरी तरह से कृत संकल्पित है बेटियों के डेवलपमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए। और कई सारी योजनाएं भी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बेटियों के लिए संचालित की जा रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की यदि हम बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यदि हम बात करते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की यदि हम बात करते हैं, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर संचालित किया जा रहा है, ताकि हमारी बेटियां किसी भी चीज में पीछे ना रह सके और लोग जागरूक हो सके। मैडम वृंदा जी, इससे पहले कि आप अगला सवाल पूछे, मैं इसी बात को आगे ले जाना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश शासन दृढ़ संकल्पित है कि हमारा समाज जो है हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़ा हो। तो एक योजना शासन ने लागू की है जिसका नाम है पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना 2021। इसमें जो है समाज से जुड़े आम नागरिक या महिला, जो गर्भवती महिला भी हो सकती है, कोई डिकॉय महिला भी हो सकती है, जो स्टिंग ऑपरेशन में किसी लिंग चयन आधारित जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं, ऐसे स्थान का अगर वो पता बताती हैं तो 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार देने का प्रावधान शासन बहुत ने बढ़िया बात कर कही रखा है। हमारे कुछ दर्शक जो नहीं सुन पाए उन्हें हम फिर से बता दें कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना। मैडम उस योजना के बारे में एक बार योजना का नाम है पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना, जिसमें सफल स्टिंग आयोजन के लिए हम संवेद रूप से जो है 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार देते हैं। और ये पुरस्कार का विभाजन होता है गर्भवती महिला, जो सूत्रधार मुखबिर है उसको, डिकॉय महिला को जिला अभियोजन अधिकारी जो इसमें कोर्ट में चालान प्रस्तुत करते हैं, जो पीसीपीएनडीटी के जिला नोडल अधिकारी हैं उनको भी इस पुरस्कार में संवेद किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक शासन की सोच है, एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आगे आए। और कहीं भी अगर आपको अपने वातावरण में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, दोस्तों में, कहीं से भी आपको अगर इसकी सूचना मिलती है तो सजग रहें और हमें या अपने जिला समुचित प्राधिकारी को जरूर इसकी सूचना दें। मैडम प्रज्ञा ने भी बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को दी। हम आपको बता दें कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता हुआ यदि हमें कोई समझ में आता है व्यक्ति, तो आम आदमी यदि उसकी कोई शिकायत करता है मुखबिर के रूप में या इस बात की जानकारी वो देता है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, सेक्स का जो है वो पता लगाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सजा का प्रावधान भी है। और वो जो संबंधित व्यक्ति है जो ये जानकारी देता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए का पुरस्कार देने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। मैडम क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है या कोई ऐसा नंबर है जिस पर इस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, वो जानकारी दे सके? आप अपने जो निकटस्थ जिला समुचित प्राधिकारी है उनको आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जिले के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जो हैं जिला समुचित प्राधिकारी मनोनीत हैं। अगर आप राज्य स्तर पर अपनी सूचना देना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि जिला स्तर पर उचित सुनवाई नहीं हो रही है,
तो राज्य स्तर पर आप राज्य समुचित प्राधिकारी को संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए दूरभाष नंबर जो है 07552527 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार और मैडम हम चाहेंगे वो नंबर आप रिपीट करें ताकि लोग वो नंबर बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकें। राज्य स्तरीय नंबर जो आपके किसी भी प्रकार की शिकायत या किसी भी प्रकार की इस अधिनियम से जुड़ी समस्या के निदान के लिए आप राज्य स्तर पर संपर्क करना चाहते हैं तो वो नंबर है 07552527 जी। और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि यदि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति हमें समझ में आता है या कोई व्यक्ति इसकी जानकारी देना चाहता है तो इस नंबर पे वो अपनी जानकारी दे सकता है। मैडम, अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किन परिस्थितियों में हो सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि इस तकनीक का जो बनाया गया था, निर्माण हुआ था, वो तो उसका ध्येय था कि हम गर्भस्थ शिशु में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको पता लगाने के लिए करें। तो जहाँ जिन केंद्रों पर सोनोग्राफी होती है गर्भवती महिलाओं की या MRI होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की प्रक्रिया की जाती है। CT स्कैन अमूमन गर्भवती महिलाओं में नहीं किया जाता है, पर CT स्कैन का भी उपयोग किया जा सकता है लिंग का पता करने में। ऐसे इमेजिंग सेंटर्स पे जो है लिंग चयन की कार्यवाही छुपे तौर पर की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जा सकती है? कोई रेडियोलॉजिस्ट हो जिसका सोनोग्राफी करने में जिसको पारंगतता हो, या फिर कोई सोनोलॉजिस्ट हो, या कोई प्रसूति या स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जिसके उन्हीं के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो है गर्भवती महिलाओं का सोनोग्राफी या और कोई इमेजिंग टेक्निक के द्वारा कार्यवाही करने की अनुमति है। पर उसका दुरुपयोग भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है जी, कतिपय तो लोगों जो द्वारा। भी व्यक्ति चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर जहां पर ये किया जा रहा है, इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां पर डायग्नोसिस किया जा रहा है, वहां की यदि हम बात करते हैं, जो भी व्यक्ति इन परिस्थितियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए क्या कोई सजा का भी प्रावधान है? किस तरह की सजा हो सकती है? पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जो धारा 23 है उसमें सजा का प्रावधान है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, और उसमें प्रथम बार जब अगर आप पाए जाते हो, आपकी संलिप्तता पाई जाती है, तो 3 साल तक आपको सश्रम कारावास और साथ में जो है 10,000 रुपये की आर्थिक दंड हो सकता है। और द्वितीय बार अगर आप फिर से संलिप्त पाए जाते हो तो कारावास जो है 5 साल की होती है और जो आर्थिक दंड होता है वो 50,000 रुपये तक की होती है। तो ये न केवल चिकित्सक के लिए भी चिकित्सक पर भी लागू होती है, परंतु जो करवाने वाला है वो भी उस पर भी ये लागू होती है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो पति है या कोई दबाव डालने वाले सास ससुर हैं, उन पर भी ये दंडात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के तहत की जा सकती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस तरह की परिस्थितियां यदि निर्मित होती हैं तो सजा का प्रावधान है। तो जरूरी है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट जो लागू किया गया है उसका हम ध्यान रखें, दृढ़ता से पालन करें, उसका उल्लंघन ना हम कर सकें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैडम, आपकी ओर हम चलेंगे। प्रीति जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कोई संदेश जो आप देना चाहें? मैं ये बस बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं और उनको जो वो करना चाहती हैं उनको वो करने दें और उस लेवल पे पहुंचाएं कि वो एक अपनी जिम्मेदार नागरिकता साबित कर पाएं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ना सास बनिए ना नंद बनिए, ना सास बनिए ना नंद बनिए ना जेठानी बनिए, आप एक औरत बनिए और दूसरी औरत की व्यथा समझिए। जी, यानी मैडम आप का कहना यही है कि एक औरत में औरत का होना तभी जब हम औरत की जो इमोशंस हैं उसको महसूस कर सकेंगे, जो उसकी व्यथा है, जो संवेदना उनको महसूस कर सकेंगे, जो परिस्थितियां हमने महसूस की हैं या जो परेशानियां हमने महसूस की हैं वो आगे आने वाले लोगों के साथ में ना हो पाए, उस चीज का हम ख्याल रखेंगे, तभी
हमारा तभी औरत देश होना बिल्कुल सफल हो सार्थक है, जाएगा। तभी सफल है हमारा स्त्री होना। और निश्चित ही यदि एक औरत बदलेगी तो निश्चित ही अपने आसपास पूरा समाज बदलेगा। एक औरत शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। बिल्कुल जी मैडम, पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में यदि आप कुछ और अन्य जानकारियां संक्षेप में देना चाहें तो प्लीज जाते जाते। मैं यही कहूँगी कि सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन से हम बचें। सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रति हम सतर्क रहें, सजग रहें और सहयोगी बने कि इस नकारात्मक प्रभाव जो हमारा इस लिंग चयन तकनीक का प्रयोग करके हमारे समाज में दिखाई दे रहा है उसकी हम रोकथाम सशक्तापूर्ण करें। जी, बहुत बढ़िया जानकारी अभी आपने दी। हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद थे डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश शासन, और साथ ही हमारी दो काबिल बेटियों की मां के रूप में पूरी मां बेटियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी प्रीति श्रीवास्तव जी। आप भी विषय विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दूरदर्शन में अपना समय देने के लिए। और आपके लिए जाते जाते हम यही कहेंगे कि होकर मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। आप आगे बढ़ते रहें, उन्नति के नित नए सोपान चढ़ते रहें। आगे आने वाले आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आज से ही आप सभी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो नमस्कार एमपी के अगले अंक में आपसे जल्द होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी वृंदा को, पूरे दूरदर्शन टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।